प्यारे बच्चों, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। बच्चों, आज हम यहाँ शब्द शक्ति विषय प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम जानते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति जिसे शब्द वृत्ति या शब्द व्यापार भी कहा जाता है। तो शब्द शक्ति को जानने से पहले आइए हम थोड़ा शब्द को जानें। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे मैंने लिखा डगमग, इसका अर्थ होता है हिलना या अस्थिर होना। चूंकि इसका अर्थ है, अतः यह सार्थक शब्द है। वहीं अगर मैं इसे लिखता हूं गड़गम, गड़गम, तो इस गड़गम शब्द का हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता, अर्थात यह निरर्थक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। शब्द का अगर अर्थ नहीं तो वो शब्द शब्द ही नहीं। शब्द और अर्थ में परस्पर संबंध होता है। इसी आधार पर पंडित जगन्नाथ ने कुछ इस प्रकार परिभाषा दी है, शब्दार्थ संबंध शक्ति है। अर्थात शब्द और अर्थ का संबंध ही शक्ति है, या उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरलतम रूप से हम इसे यह कह सकते हैं कि शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिससे हमें शब्द में निहित शब्दार्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जैसे मैंने लिखा गाय दूध देती है, वहीं मैंने दूसरा उदाहरण लिखा राधा गाय है। बच्चों, इन दोनों उदाहरणों को देखें तो प्रथम उदाहरण में गाय का अर्थ हमें चार पैर वाला दुधारू पशु के रूप में प्राप्त होता है कि एक पशु है जो हमें अमृत रूपी दूध प्रदान करता है। वहीं हम द्वितीय उदाहरण में देखें राधा गाय है, तो यहाँ पर गाय शब्द की चार पैर वाले पशु अर्थ में संगति नहीं होती। क्यों? क्योंकि राधा तो जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गाय जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। भला व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक कैसे हो सकती है? अतः हम यहाँ पर गाय का अर्थ सरलता, सीधापन, भोलापन आदि अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये वाक्य में इस गाय की अर्थ की संगति हो जाती है कि राधा गाय है, अर्थात राधा एक सरल स्वभाव वाली, भोले स्वभाव वाली स्त्री है। तो अब हम यहाँ पर हम देखें, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ हमें प्राप्त हुआ। ये जो भिन्न भिन्न अर्थ हमें जिस शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। इसी के आधार पर आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में तीन प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए हैं। आइए उसे हम देखते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में 3 शब्दों को स्वीकार किया है। नंबर 1 वाचक शब्द, नंबर 2 लक्षक शब्द, नंबर 3 व्यंजक शब्द। अब चूंकि वाचक शब्द है तो इसका अर्थ होगा, अब इस वाचक शब्द से हमें जो अर्थ प्राप्त होता है उसे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। और शब्द के जिस शक्ति और व्यापार से हमें यह मुख्यार्थ प्राप्त होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा है। वहीं लक्षक शब्द से हमें जो अर्थ प्राप्त होता है उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और शब्द की जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ प्राप्त होता है उसे लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। इसी तरह व्यंजक शब्द से हमें जो अर्थ प्राप्त होता है उसे व्यंग्यार्थ कहता है। और जिस शक्ति के द्वारा ये प्राप्त होता है उसे
व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि 3 शब्द शक्तियां मानी गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो बच्चों आइए अब हम अभिधा शब्द शक्ति को, अभिधा शब्द शक्ति जिसे प्रथमा, मुख्या, आद्या या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिससे हमें शब्द का मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ज्ञात होता है उसे ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। बच्चों इस मुख्यार्थ को प्रचलित अर्थ भी कहा गया है, सांकेतिक अर्थ भी कहा गया है और साथ ही अभिधा शब्द से निर्मित होने के कारण इसे अभिधेय अर्थ भी कहते हैं। तो शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिससे हमें शब्द का मुख्य अर्थ प्राप्त हो, अर्थात जिस शब्द का हमें सरलतम रूप से अर्थ ग्रहण हो जाता है उसे मुख्य अर्थ कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ का राम पुस्तक पढ़ता है, तो प्रस्तुत वाक्य को पढ़ने से ही हमें यह स्पष्ट ज्ञान हो गया कि यहाँ राम नामक कर्ता अपनी पढ़ना रूप क्रिया से पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है। ठीक इसी तरह मैंने कहा किसान फसल काटता है, तो हमें भली भांति ज्ञान हो जाता है कि किसान जो है वह अपने फसलों की कटाई कर रहा है। जैसे मैंने कहा घट, तो घट कहते ही हमें घड़े शब्द का सांकेतिक अर्थ प्राप्त हो जाता है। मैंने कहा अश्व, तो इसी तरह अश्व से हमें घोड़े का बोध हो जाता है। तो शब्द की वह शक्ति जिससे सांकेतिक अर्थ या प्रचलित अर्थ या मुख्यार्थ प्राप्त होता है उसे ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। बच्चों प्राय अभिधा शब्द शक्ति से हमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का बोध होता है। रूढ़ शब्द अर्थात जो प्रसिद्ध हो या जो परंपरा से प्राप्त हो रहे हो। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिस शब्द के खंड न किया जा सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए वृक्ष, अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो कोई हमें अर्थ प्राप्त नहीं होगा, ये अर्थ ये शब्द ही नहीं रह जाएगा। इसी तरह हम देखें मेज या कलम, कोई भी शब्द है अगर हम इसके खंड करते हैं तो इसका अर्थ ही नहीं प्राप्त होगा, अर्थ प्राप्त नहीं होता, तो ये शब्द ही नहीं रहता। नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द प्राय 2 शब्दों के योग से बनते हैं, प्राय प्रत्यय समास आदि के द्वारा ये निर्मित होते हैं। जैसे आप देखिए हिमालय, ये 2 शब्दों से बना है, हिमालय। इसी तरह आप देखिए पाठशाला, पाठ और शाला से बना है, तो इन शब्दों का भी अर्थ बहुत हमें अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा होता है। तीसरा है योग रूढ़, जैसा कि इसका नाम है, योग भी है और रूढ़ भी है, अर्थात जो 2 शब्दों के योग से बनता है किंतु उसका अर्थ एक विशेष अर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा दशानन, तो दशानन शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना है, दश और आनंद, किंतु ये दशानन का अर्थ रावण के रूप में प्रसिद्ध हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, योग रूढ़। जैसे मैंने कहा जलज, जलज अर्थात जल में जन्म लेने वाला। अब जल में तो कई वस्तुएं जन्मती हैं, तो किंतु यहाँ पर ये जो जलज का अर्थ है वह कमल रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बच्चों साथ ही यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यमक अलंकार का जो अर्थ प्राप्त होता है वो भी हमें अभिधा शब्द शक्ति से ही प्राप्त होता है। अब हम लक्षणा शब्द शक्ति को समझते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, शब्द की वह शक्ति या व्यापार जो मुख्यार्थ को बाध कर मीन्स भेद कर, हटाकर, रोक कर लक्षण के आधार पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्षार्थ ग्रहण करती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति की प्रधानतया 3 विशेषता होती है। नंबर 1 मुख्यार्थ को मुख्यार्थ अर्थात जो किसी शब्द का मुख्य अर्थ है उसको रोक दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उस मुख्यार्थ का लक्षार्थ से संबंध स्थापित किया जाता है और फिर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्षार्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति संपन्न होती है। यहाँ पर हमें रूढ़ि और प्रयोजन को जान लेना है। रूढ़ि का मतलब होता है परंपरा या प्रसिद्धि, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य या मतलब। तो आइए
अब हम इसके भेदों को जाने। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर लक्ष्यार्थ को है वो रूढ़ि व प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। इसी आधार पर लक्षण शब्द शक्ति के दो भेद किए गए हैं, रूढ़ि लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण। तो आइए हम पहले जानते हैं रूढ़ि लक्षण। जहां मुख्यार्थ को बाध कर रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे रूढ़ि लक्षण कहते हैं। आइए इसके उदाहरण को समझें। भारत जाग उठा। प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, भारत शब्द का मुख्यार्थ होता है देश या भूभाग। तो यहाँ पर भारत शब्द के मुख्यार्थ को बांधा जाएगा, हटाया जाएगा और इसका लक्ष्यार्थ से संबंध स्थापित किया जाएगा और रूढ़ि के आधार पर यहाँ पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश के कवियों ने, लेखकों ने भारत शब्द का अपने ग्रंथों में भारतवासी अर्थ में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भारत शब्द का अर्थ भारत देश भूभाग न होकर भारतवासी प्राप्त होता है। इस आधार पर इसमें अर्थ की संगति हो जाती है कि भारतवासी जाग उठे, अर्थात भारतवासी अब सजग व सतर्क हो गए। इसी तरह एक अन्य उदाहरण देखें हम, इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। यहाँ भी आप देखें, इंग्लैंड एक भूभाग है, एक देश है, वह तो क्रिकेट खेलता नहीं, किंतु पत्रकारों ने इंग्लैंड शब्द का प्रयोग इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के रूप में किया है। अतः यहाँ पर भी मुख्यार्थ इंग्लैंड के देश या भूभाग को बांधकर इसकी लक्ष्यार्थ से संगति कर इंग्लैंड शब्द से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का अर्थ ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर भी रूढ़ि लक्षणा संपन्न। एक और उदाहरण देखें हम, मुंह पर ताला लगा लो। मुंह पर ताला लगा लो। अब ताला लगाना अर्थ बंद होना के अर्थ में बहुत, ताला लगाना शब्द जो है बंद होना अर्थ में बहुत प्रचलित है, रूढ़ि से परंपरा से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा मुंह पर ताला लगा लो, अर्थात मुंह बंद कर लो। ये जो अर्थ लिया हमने रूढ़ि के आधार पर लिया, अतः यहाँ पर भी रूढ़ि लक्षणा संपन्न हुई है। आइए इसके एक अन्य प्रयोजनवती लक्षण को देखें। प्रयोजनवती लक्षण, जहां मुख्यार्थ को बांधकर प्रयोजन से अर्थात किसी उद्देश्य मतलब से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षण कहते हैं। बच्चों, वैसे तो लक्षण के कई भेद हैं। मंबट ने 6 माने, किसी ने 8 माना, किसी ने 11 माना, किसी ने 64 माने। यहाँ पर हम मोटे तौर पर ही इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रयोजनवती लक्षण में देखिए, जैसे सोहन शेर है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सोहन शेर है तो शेर तो एक पशु है, भला एक व्यक्ति पशु कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर क्या किया, शेर के पशु रूपी मुख्यार्थ को बांध दिया और इसका लक्ष्यार्थ से संबंध स्थापित किया कि भाई ये जो सोहन है वो शेर की तरह है। और शेर कैसा होता है? शक्तिशाली होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है। तो प्रयोजन यहाँ पर क्या है शेर कहने का, कि सोहन को हम साहसी पराक्रमी कहना चाहते हैं। अतः यहाँ पर भी प्रयोजनवती लक्षणा सिद्ध हुई। इसी तरह आप देखिए एक अन्य उदाहरण है, श्वेत दौड़ रहा है। श्वेत तो एक रंग है, सफेद रंग को प्रतीति कराता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सफेद दौड़ रहा है से क्या मतलब, तो यहाँ अगर कहीं घुड़दौड़ हो रही है तो कोई वक्ता किसी से, श्रोता से कहता है कि देखो श्वेत दौड़ रहा है, तो वहां पर जो श्रोता है इस श्वेत का मुख्यार्थ को बांध देता है और लक्षण के आधार पर वह सफेद घोड़े को अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर भी प्रयोजनवती लक्षणा सिद्ध हुई। इसी तरह आप देखिए भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो भाला तो निर्जीव होते हैं, वो तो गति कर नहीं सकते, अर्थात भाले को धारण करने वाले सैनिक प्रवेश कर रहे हैं, ये अर्थ प्रयोजन से लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति सिद्ध होती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपने शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेद, अभिधा और लक्षणों को भली भांति जान लिया होगा। अब मैं इस पर आधारित आपको कुछ अभ्यास प्रश्न सेंड करूंगा और यहाँ मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। मैं आपको एक व्यवस्थित नोट्स भी इसके सेंड करूंगा, तो आप उससे भली भांति अपनी पुस्तिका में अभ्यास कार्य करेंगे। आज यहीं तक। इसका एक और भेद है व्यंजना शब्द शक्ति, उसे हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। धन्यवाद।